गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट ओसी, चैप्टर थर्ड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर थर्ड के इंट्रोडक्शंस था, कौन से बैंक के वर्क होते हैं, वो सारा मीनिंग ऑफ बैंक वो सब पढ़ा था। नाउ टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बैंक में कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जिसमें पहला है सेविंग अकाउंट। It means the account in which people deposit their saving. A fixed rate of interest is paid in this account. The customer get interest as per the amount and days for which the amount remain credit in the account. The bank provide facility like checkbook, ATM card, etc. in this account. The account holder can deposit check, draft, cash in this account. He can withdraw the amount through a check or withdrawal slip. The bank compel the account holder to maintain minimum balance in this account. अब यहाँ पे है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है कि वो अकाउंट जहाँ पे लोग अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं सेविंग के लिए। यहाँ पे कुछ फिक्स रेट होता है जो इंटरेस्ट पे किया जाता है अकाउंट्स में। कस्टमर को इंटरेस्ट मिला जाता है जितने दिन उन लोग ने पैसे अपने अकाउंट में क्रेडिट मतलब अपने अकाउंट में पैसे रखे हैं जमा, उतने दिन के लिए। बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि उनको चेक बुक है, एटीएम कार्ड है, एक्सेट्रा, वो सब देती है। जो भी होल्डर होगा, अकाउंट होल्डर जिसने भी बैंक में अकाउंट खुलवाया है, उसके पास डिपॉजिट चेक हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, कैश है उसके अकाउंट में। वो आइदर अमाउंट विड्रॉ अपने बैंक से अपने अकाउंट में से पैसे आइदर वो चेक से निकाल सकता है या फिर विड्रॉ स्लिप से निकाल सकता है। और यहाँ पे बैंक उसे कंपेल करती है कि कम से कम मिनिमम सर्टेन अमाउंट होते हैं जो उनको अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। ये होता है हमारा सेविंग अकाउंट। सेकंड है हमारा करंट अकाउंट। दिस अकाउंट कैन बी ओपन विद द नेम ऑफ इंडिविजुअल और द बिजनेस यूनिट। ये अकाउंट जो ओपन होता है या फिर कोई भी इंसान कर सकता है या फिर कोई बिजनेस यूनिट है वो ये अकाउंट ओपन करते हैं। नॉर्मली नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन दिस अकाउंट बट द बैंक में कलेक्ट बैंक चार्ज। फैसिलिटी ऑफ लोन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन दिस अकाउंट. There is no limitation in the terms of number of transaction in the month of in this account. अब यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, जो भी इंटरेस्ट रेट है कुछ भी नहीं मिलेगा। ये है, बट ये अकाउंट में ऐसा है कि बैंक तुम्हें जितने भी ट्रांजेक्शन्स करना है वो तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं है, कोई टर्म्स नहीं है कि कितने नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स करने हैं। जो भी अकाउंट है वो आइदर उनको लोन फैसिलिटी चाहिए तो वो भी मिलता है। और बैंक यहाँ पे बैंक चार्ज कुछ करती है जो बैंक कलेक्ट करती है। थर्ड है हमारा रिकरिंग अकाउंट। दिस इज द अकाउंट विच इज़ ओपन फ्रॉम द सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू इन विच इट इज़ कंपलसरी टू डिपोजिट सर्टन अमाउंट एवरी मंथ। ये हमारा अकाउंट है जो सेम सेविंग अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही खोला जाता है। यहाँ पे कंपलसरी होता है कि हर महीने में सर्टन कुछ अमाउंट होते हैं जो हमें हर महीने में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाइयर होता है एज़ कम्पेयर टू द सेविंग अकाउंट से, फिर हाइयर दैन द सेविंग अकाउंट एंड लोअर दैन द फिक्स डिपॉजिट से। सेविंग अकाउंट से हाइयर होता है और फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। द बैंक पे होल अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म। जो भी उसका इंटरेस्ट है और जो भी उसके अकाउंट में जितने ही पैसे हैं वो पूरे बैंक पे करती है। जब भी उसका टर्म मतलब जब भी उसका टर्म एंड कंडीशन जो है कंप्लीट हो गया तो बैंक उसको पूरे उसके पैसे रिटर्न कर देती है। लास्ट हमारा अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मीन्स द सोर्स ऑफ मनी विच कैन बी यूज बाय द बैंक फॉर फिक्स टर्म। फिक्स टर्म पीरियड के लिए जो हम अपने मनी को यूज़ करते हैं या हम अपने मनी को स्टोर करते हैं वो होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट। द फिक्स डिपॉजिटर कैन नॉट विदड्रॉ मनी अंटिल द मेजोरिटी डेट और डिपॉजिट। जो भी फिक्स डिपॉजिट में होगा पैसे वो अंटिल वो विड्रॉ नहीं करता जब तक कि उसने वो फिक्स डिपॉजिट इतने टाइम के लिए उसने फिक्स रखा है, उसके पहले वो पैसे उसमें से नहीं निकाल सकता। इफ़ द मनी इज़ विड्रॉ बिफोर द टर्म्स ऑफ मेजोरिटी देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज। द बैंक गिव द डिपॉजिटर रिटर्न गारंटी that it will be pay the amount back along with the interest at the end of the term. As the customer cannot withdraw money before the maturity date, the rate of interest is fixed deposit is higher than the saving account and recurring account. अगर कोई इंसान है जिसको मेजोरिटी डेट मतलब टाइम पीरियड से पहले अगर पैसे वो निकाल लेता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो थोड़ा कम हो जाएगा।
बैंक वो गारंटी देती है यहाँ पे डिपॉजिटर को कि जितने भी पैसे हैं वो उसको एट द एंड ऑफ जब भी फिक्स पीरियड उसका ख़त्म हो जाएगा टाइम पीरियड, उसके बाद वो उसके पैसे और साथ में जो भी इंटरेस्ट है वो साथ में पूरा पे करेगी। इसके लिए फ़िक्स डिपॉजिट का हमारा फिक्स टाइम पीरियड रहता है, तो इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट से। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, के बैंक में कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड है सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक, कि कौन सी सर्विस होती है जो हमको बैंक प्रोवाइड्स करके देती है। द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज़ टू इन्वेस्ट मनी, प्रोवाइड लोन एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट। इन एडिशनल टू दिस बैंक सम has some more function like looking for financial transaction of the customer, issuing the letter of credit, issue the traveler check, issue draft, RTGS, NEFT, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा। तो हमारा मेन हमने ऑलरेडी फंक्शन ऑफ बैंक पढ़ा था कि बैंक कौन से फंक्शन करती है, जिसमें हमारे मेन थे और सब्सिडरी थे। वैसे बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी सर्विस बैंक प्रोवाइड करती है। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया है टू इश्यू ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स अ चेक रिटन बाय द बैंक एड्रेसिंग अनदर ब्रांच। ड्राफ्ट का मतलब एक चेक होता है जो बैंक लिखती है दूसरे ब्रांच को, अपने ही कोई ब्रांच को बैंक एक चेक लिखती है। द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंटेन इन द ड्राफ्ट एंड अंदर एन ऑर्डर टू इशू टू पे द अमाउंट टू दैट पर्सन। जो भी ड्राफ्ट होगा उसके अंदर नेम, जो भी पर्सन का नाम होगा वो मेंटेन होगा, और कितने पैसे पे करना है वो भी मेंटेन होता है, वो भी लिखा होता है। द बैंक ट्रांसफर द अमाउंट एज इशूइंग ऑथोरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। जो बैंक होगा, बैंक क्या करेगी, जितने पैसे उसमें मेंटेन हो उतना वो ट्रांसफ़र करेगी अपने कस्टमर के बिहाफ में, कि वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करने का काम। When the person want to send a money to another person, he goes to the bank, pay money and commission to be paid to the bank for issuing the draft and request to pay to issue the draft. अगर कोई भी पर्सन को पैसे भेजने हैं या पैसे किसी को पे करने हैं तो बैंक में जाके जितने भी पैसे उसको देने हैं वो, और साथ में कमीशन जो भी है वो पे करेगा, और बैंक को बोलेगा कि वो ड्राफ्ट लिखे और वो ड्राफ्ट वो बैंक को रिक्वेस्ट करे और वो ड्राफ्ट को लिख के सेंड करे। The sender requests the bank to issue the draft in the favor of the receiver. The bank ordered in branch or its associate bank located in the area of receiver to pay the amount. The draft can be deposited only in the account of the person whose name is written on it as its account payee only. Unlike check, such draft never bounce. यहाँ पे है कि जो भी अगर पैसे सेंड करना तो जो भी सेंडर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा बैंक को कि वो जिसको भी हमें रिसीवर, जिसको भी हमें पैसे देना है उसके फेवर में नाम लिखे और ड्राफ्ट इश्यू करे, मतलब ड्राफ्ट लिख के दे। तो बैंक ऑर्डर दूसरे ब्रांच को ऑर्डर करता है, वो एसोसिएट करता है बैंक के साथ, और वो रिसीवर को वो बैंक को ऑर्डर देता है कि वो जो भी अमाउंट लिखा है वो रिसीवर को पे करना है। बैंक ड्राफ्ट में ये है कि जो भी डिपॉजिटर है, जो भी पैसे है वो सिर्फ उसी को मिलेंगे जिसका नाम उस ड्राफ्ट के ऊपर लिखा है, उसी के अकाउंट में आया था वो पैसे क्रेडिट हो गए या उसको वो पैसे मिलेंगे। ड्राफ्ट में ये चीज़ है कि जैसे कि चेक बाउंस होता है वैसे है कि वैसे ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होता है। सेकेंड हमारी है बैंकर चेक। बैंकर चेक इज़ द फैसिलिटी सिमिलर टू द बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जैसा ही बैंकर चेक भी होता है, सेम फैसिलिटी होती है। द चेक इश्यू बाय द बैंक अगेंस्ट द पेमेंट एक्सेप्ट बाय द बैंक इज कॉल्ड पे ऑर्डर। जो भी चेक इश्यू हुआ है बैंक अगेंस्ट, जो भी पेमेंट करना है दूसरे बैंक ने एक्सेप्ट किया है, उसको कहते हैं हम पे ऑर्डर। पे ऑर्डर कैन बी एनक्लास ओनली इन द सेम सिटी। बस पे ऑर्डर में इतना है कि वो सेम सिटी में ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेम सिटी में हम रिसीव कर रहे हैं और सेम सिटी में ही हम पेमेंट भी कर रहे हैं। हम सिटी के दूसरे सिटी में ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा थर्ड सर्विस है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, मीन्स RTGS। when an RTGS members bank transfer money to any other RTGS member bank anywhere in India, this method is called RTGS। जब कोई भी एक RTGS मतलब मेंबर है एक बैंक का, उसको पैसे ट्रांसफ़र करना है दूसरे मेंबर के को कोई भी इंडिया में कहीं पे भी, उस वो मेथड को बोलते हैं RTGS, मीन्स रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। Each of the RTGS member bank branch is identified through IFSC code. It is 11-digit alphanumerical code. IFSC code is provided by the
IDBRD means Institute for Development and Research on Banking Technology, Hyderabad. Hyderabad RTGS is a member of transferring money from one bank in India. In this method, the amount is debited or credited as per as real time as per as the gross settlement. और यहाँ पे है कि RTGS जो भी होगा वो हर मेंबर उसके ब्रांच में जो भी मेंबर होगा उसके पास एक कोड होता है जिसको बोलते हैं IFSC, जिसके अंदर 11 डिजिट होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड मतलब कुछ अल्फ़ा लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं, वैसा कोड होता है जो 11 डिजिट का होता है। IFSC जो भी कोड है वो हमें IDRBT प्रोवाइड्स करता है। और हम कहीं पे भी RTG मेंबर से वो एक इंडिया में कहीं पे भी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है और पैसे की पेमेंट या फिर रिसीव कर सकता है। In RTGS method, money from the account and account holder of the bank is transferred to the account of the account holder of another bank in India. The transaction is not done in cash, so both of the sender can and the beneficial need to have IFSC code. For this deposit a transaction of 2 lakh or more, RBI provides service to RTGS. In this method, the amount debit in the account of the receiver or the same as soon as the bank receive instruction from the sender. अब यहाँ पे है कि RTGS मेथड में हम मनी है ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट होल्डर से दूसरे अकाउंट होल्डर में, कहीं पे भी इंडिया, एनीवेयर ऑफ द इंडिया, कहीं पे भी इंडिया में अगर हमें ट्रांसफ़र करना है। और ये चीज़ है कि ये जो भी मनी हम ट्रांसफ़र करते हैं वो कैश में नहीं होता, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होता है, एक अकाउंट से और दूसरे अकाउंट में डेबिट होता है। इसके लिए दोनों जो भी है, जो भी रिसीवर है और जो भी सेंडर है, दोनों के पास IFSC कोड होना चाहिए। ये जो भी डिपॉजिटर ट्रांजैक्शन है वो 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा के लिए होता है। उसके लिए RBI हमारे प्रोवाइड करती है सर्विस जिसको हम बोलते हैं RTGS। फिर हमारा 4th सर्विस है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मीन्स NEFT. NEFT is the method in which one bank having NEFT membership transfer money to the another NEFT members bank in India. NEFT मेथड में भी ऐसा ही होता है कि एक बैंक है जिसके पास NEFT मेंबर है वो ट्रांसफ़र कर सकता है पैसे दूसरे NEFT मेंबर्स ऑफ बैंक जो इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकता है। NEFT FC is also types of payment just like RTGS, जैसे RTGS था वैसे ही NEFT भी है, सेम है। This arrangement is provided through online system. For this, IFSC code is given. In this system, there is no limit on minimum amount. Maximum 2 lakh can be transferred in bench in this system. RBI is setting transactions on hourly basis. In this system, money is credited to the receiver account on the same day within 48 hours. सेम हमारा NEFT भी RTGS जैसा ही होता है, लेकिन ये हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। इसके लिए भी हमारे पास IFSC कोड होना चाहिए। यहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं है कि मिनिमम इतना ही अमाउंट होना चाहिए, जैसे ऊपर में था 2 लाख और मोर देन, यहाँ पे मैक्सिमम तुम 2 लाख कर सकते हो ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। RBI ट्रांजैक्शन सेटल करते हैं ओवरली में ही, और जो भी सिस्टम है वो क्रेडिट हो या रिसीवर में का अकाउंट में जो भी हमने किसी ने क्रेडिट किया किसी के अकाउंट में तो 48 आवर्स के अंदर वो अकाउंट पूरा सेम डे में सेटल हो जाता है। हियर द ट्रांजैक्शन सेटल बेंच वाइज थ्रू DNS मीन्स डिफरेंट नेट सेटलमेंट के थ्रू हो जाता है। मैक्सिमम 10 ट्रांजेक्शन्स कैन बी देयर इन वन बेंच, एक बैच के अंदर हम सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। IFSC कोड का मतलब क्या होता है? All the NEFT members bank has identified through IFSC code, which is alphanumerical combination of 11 digits. In this method, commission is charged from the sender, but in the case of inward NEFT, where the receiver is not charged any commission. NEFT में भी सेम हमें IFSC कोड चाहिए, वही 11 डिजिट का होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों का मिक्सअप होगा कोड। जो भी है, जो भी सेंडर है वो जो भी सेंड कर रहा है पैसे तो उसका से कमीशन चार्ज किया जाता है अलग से, लेकिन जो भी रिसीवर है उसके पास से कोई भी कमीशन यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता है। नंबर 5 हमारा है बैंक ओवरड्राफ्ट। अ बिजनेस मैन होल्डिंग अ करंट अकाउंट विद द बैंक when the facility to withdraw more money than the credit balance of his account in security given, then it is called bank overdraft. अगर किसी का भी बैंक में करंट अकाउंट है
बैंक के साथ। अब उसको ये फैसिलिटी चाहिए कि उसके अकाउंट में भले पैसे नहीं हो लेकिन फिर भी वो थोड़े पैसे अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सके थोड़ा ज़्यादा, तो सिक्योरिटी देने के बाद वो अपने अकाउंट में से थोड़ा सा पैसे ज़्यादा विड्रॉ कर सके, तो वो उसको इतना फैसिलिटी हो कि वो विड्रॉ करने की उसको परमिशन हो, तो उस फैसिलिटीज़ को बोला जाता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। द बिजनेस में may get overdraft on the self guarantee or the security as the guarantee of to the order। ये जो भी फैसिलिटी है वो या फिर उसको उसकी गारंटी के सेल्फ गारंटी उसने कुछ दी होगी या फिर कुछ उसने गारंटी के फॉर्म में दिया होगा ऑर्डर में, उसके फॉर्म में उसको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। द इंटरेस्ट हैज़ टू बी पे ओनली द ओवरड्राफ्ट अमाउंट थ्रू द मैक्सिमम अमाउंट सेक्शन फॉर द ओवरड्राफ्ट मे बी मोर। जो भी इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ उसके ओवरड्राफ्ट में जितना उसने ज़्यादा बोरो किया है, जितने अकाउंट में जितना है उससे थोड़ा ज़्यादा जितना भी उसने एक्स्ट्रा अमाउंट बोरो किया है सिर्फ उस पर ही उसको चार्जेस जो भी इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। नंबर 6 है कैश क्रेडिट। द लोन प्रोवाइड टू द बिजनेसमैन फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ इज बिजनेस कंसर्न्ड द स्टॉक एंड ड्यू कलेक्शन ऑफ द मनी इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। जो लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को उनके ग्रोथ के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके बिजनेस को देख के या फिर उनको स्टॉक प्रोवाइड करके, जो भी उनका स्टॉक है उसके बेसिस पे जो भी उनको लोन प्रोवाइड करता है किया जाता है फॉर डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए, उसको कहते हैं कैश क्रेडिट। In this kind of loan of stock of goods remain under the hypothecation of bank, the rate interest is paid by the business and unit according to the amount and the time used for the loan as decided earlier। यहाँ पे जो भी होगा लोन वो उसके स्टॉक के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका कितना लोन प्रोवाइड करना है। सेकंड, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो उसने कितने टाइम पीरियड के लिए पैसे लिए हैं और कितना लोन लिया है उसके बेसिस पे उनका इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। देन 7th हमारा है लोन। The main function of the bank is to receive deposit and provide loan. The bank receive deposit at lower rate and provides loan at the higher rate। हमारा बैंक का फंक्शन क्या होता है कि वो डिपॉजिट रिसीव करना और फिर उस डिपॉजिट को जो भी उसने पैसे रिसीव किए उसको लोन के लिए किसी और को प्रोवाइड करना। बैंक जो भी डिपॉजिट रिसीव करती है उसमें लो रेट रखती है और जो भी वो लोन देती है दूसरे को उसमें वो थोड़ा सा हाई रेट चार्ज करती है। द बैंक प्रोवाइड लोन टू द क्लाइंट businessmen in different way। The bank provide loan to the customer for different requirement like buying a house, buying furniture, renovation of the house, buying of vehicles or for the development of their business in the advance it for a long term and the amount repayment is paid duly at the time or at regular term installment, then it is called a loan। जो भी बैंक बहुत सारे उनके कस्टमर होते हैं जिनको बैंक लोन देती है, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए हैं या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए हैं। बैंक बहुत सारे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए लोन देती है, जैसे कि हाउस बाई करना हो या रेनोवेशंस करना हो या फिर फर्नीचर्स बाई करना हो या डेवलपमेंट करना हो बिजनेस का, जो भी लोन का रीपेमेंट मीन्स लोन है उसके जो भी इंस्टॉलमेंट रेगुलरली पेमेंट करते रहना है वो उसको कहते हैं हम लोग लोन, कि हमने कुछ पैसे दे दिए और इंस्टॉलमेंट रेगुलरली बैंक को मिल रही है, हर इंस्टॉलमेंट आती जा रही है, तो वो होता है लोन। देन उसके बाद है इन ऑर्डर टू सिक्योर द लोन अमाउंट द बैंक कीप द immovable प्रॉपर्टी टू द क्लाइंट एज द mortgage। सच लोन इज रीपे अकॉर्डिंग टू द टर्म डिसाइडेड एंड द टाइम ऑफ सेक्शन लोन। जो भी बैंक को सिक्योरिटी, अब बैंक लोन प्रोवाइड करती है तो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए बैंक इमूवेबल्स प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसको मूव नहीं कर सकते, वैसे सारी प्रॉपर्टीज़ को मॉर्टगेज मतलब अपने पास गिरवी रखती है, अपने पास उसके प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स रखती है सिक्योर के लिए कि लोन के पैसे डूबेंगे नहीं, और जो भी उनका लोन है वो अकॉर्डिंग टू जो भी रीपेमेंट है, जो भी उनने लोन दिया है जितने टाइम के लिए वो टाइम पीरियड के वो लोन को वापस से जो भी कस्टमर उनको पे करना होता है बैंक को रिटर्न। जो भी टाइम उन्हें अकॉर्डिंग टू जब लोन उन लोगों ने दिया होगा तो उस टाइम पे सारा डिसाइड किया होगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए लोन ले रहे हैं, कितना इंस्टॉलमेंट होगा और सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या रख रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है लोन का। तो ये सारे थे हमारे जो बैंक सर्विस प्रोवाइड्स करती है, जो हमने अभी देखे कि टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट कितने होते हैं वो हमने 4 देखे, एंड हमने सर्विस देखी जिसमें हमने 6 सर्विस पढ़ी है बैंक की। तो थैंक यू।